एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक संसाधन भूगोल है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है विश्व के प्रमुख परिवहन। तो देखिए, विश्व के प्रमुख परिवहनों में आज हम सबसे पहले हमारा जो जल परिवहन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला परिवहन है जल परिवहन। हम आज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, विश्व के सभी परिवहनों में मतलब जो सभी प्रकार के जो परिवहन है उन सभी परिवहनों में जो सबसे सस्ता जो परिवहन है वो जल परिवहन ही है। और विश्व के जो सभी प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय व्यापार किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल परिवहनों के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से इनका जल परिवहनों का जो महत्व है और अधिक हो जाता है। इस प्रकार से हम आज विश्व के प्रमुख जल परिवहनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा परिवहन है वो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। तो देखिए, जो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है वो जो अटलांटिक महासागर उसमें स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें स्थित है। और यह जो एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो पश्चिमी यूरोप के ये जो प्रमुख देश है, ठीक है, कौन सा? पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, इन दो देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कौन सा जलमार्ग? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये विश्व के दो प्रमुख देशों जिसमें पश्चिमी यूरोप के जो देश है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका के जो देश है उनको आपस में जोड़ता है। जो हमारा मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, ये विश्व के जो सभी जलमार्ग हैं उनमें सबसे व्यस्ततम जलमार्ग। इसके बारे में हम देखें तो विश्व के सभी जलमार्गों में सबसे जो व्यस्ततम जलमार्ग है वो यही है, सबसे व्यस्ततम जलमार्ग। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। हम इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जो उत्तरी अटलांटिक जो जलमार्ग है, यहाँ पे जो विश्व के 25% जो जलयान है वो इसी क्षेत्र में, इसी जलमार्ग पर चलते हैं। विश्व के जो सभी जलयान हैं, उनके जो बड़े बड़े जलयान हैं उनमें से 25% जलयान इसी मार्ग पर चलते हैं। और जो विश्व के जो सभी बड़े पत्तन हैं उनमें से देखिए, जो विश्व के 50 सबसे बड़े पत्तन हैं उनमें से 30 सबसे पत्तन केवल इसी जलमार्ग पर हैं। ठीक है, विश्व में जो 50 बड़े पत्तन हैं उनमें से 30 बड़े पत्तन इसी जलमार्ग पर है। तो हम समझ सकते हैं कि यह एक सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसका नाम अपना कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, ये विश्व के दो मुख्य महाद्वीप है, पश्चिम यूरोप महाद्वीप और पूर्वी अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ता है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ही ये हमारा पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, फिर आगे हम इसके बारे में देखिए। इस पर जो महत्वपूर्ण पत्तन बनाए गए हैं उनमें सबसे पहला है लंदन लिवरपूल। इसके पत्तनों को हम यहाँ देखें। लंदन लिवरपूल। उसके बाद है ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो है। फिर है ग्लासगो। उसके बाद साउथहैम्पटन। ठीक है, फिर है ब्रिस्टल हैम्बर्ग। रोटरडम जी इसके ऊपर बने हुए मुख्य पत्तन हैं। ठीक है, लंदन है, लिवरपूल, ग्लासगो, साउथहैम्पटन,
ब्रिस्टल, हैम्बर्ग और रोटरडम इस जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है इसके ऊपर बने ये मुख्य पत्तन है। ये हमारा हो गया पहला जलमार्ग जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उसके बाद हमारा जो अगला जलमार्ग है वो है भूमध्य सागर है, हिंद महासागरीय जलमार्ग। भूमध्य सागर, देखिए यहाँ पे आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और हिंद महासागर, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। तो यह जो जलमार्ग है वह भूमध्य सागर और हिंद महासागर को आपस में मिलाता है, ठीक है, जिसका नाम है हिंद महासागर, जिसका नाम है भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग। देखिए इस जलमार्ग के बनने से क्या हुआ कि जो पश्चिम यूरोप के जो देश है, पश्चिम यूरोप के देशों से और जो दक्षिण एशिया के जो देश है उनमें आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए, ठीक है। तो पश्चिम यूरोप से यूरोप के जो देश है वहाँ से जो औद्योगिक सामान है, ठीक है, और मशीनरी की जो सामान है, ठीक है, वो यहाँ से अब जो दक्षिण एशिया के जो देश है वहाँ पर आसानी से निर्यातित किए जा सकते हैं। और यहाँ से हम दक्षिण एशिया देशों से हम देखें तो यहाँ पे चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, उसके अलावा नारियल, केला, रबड़, ये सभी सामान है जो इस मार्ग के द्वारा आसानी से इन पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यातित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा अगला जलमार्ग है जिसका नाम है भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग, ठीक है। इसके बारे में हम देखें तो इसके ऊपर दो पत्तन बने हुए हैं जिनका नाम है पोर्ट सैयद, अदन, मुंबई। इसके ऊपर जो पत्तन बने हुए हैं वो है पोर्ट सैयद, अदन, उसके बाद मुंबई, मुंबई है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर कोचिन और कोलंबो, कोचिन और कोलंबो, ये महत्वपूर्ण पत्तन इस जलमार्ग पर बने हुए हैं। कौन सा जलमार्ग है? भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जलमार्ग, जिसके ऊपर मुख्य जो पत्तन है वह पोर्ट सैयद, मुंबई पत्तन है, अदन है, कोचिन और कोलंबो, ये महत्वपूर्ण पत्तन इस जलमार्ग पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा जलमार्ग। उसके बाद हमारा जो तीसरा जलमार्ग है वो है स्वेज नहर जलमार्ग। स्वेज नहर, देखिए ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लाल सागर है, लाल सागर। तो देखिए ये जो स्वेज नहर है वो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है। कौन कौन से हैं अपन पढ़ रहे हैं? स्वेज नहर, स्वेज नहर जो मुख्यतः जो दो सागरों भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दो सागरों को मिलाने वाली जो हमारा जो नहर है वो कौन सी नहर है? स्वेज नहर, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो देखिए ये जो एक कृत्रिम नहर है उसका जो निर्माण है वो 1869 में इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण है, स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में इस नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो 1956 में इस नहर का मिस्र के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह जो नहर है वो मिस्र के ऊपर बनी हुई है, मिस्र के पास है, और मिस्र के द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण, ठीक है, मिस्र के द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में कर दिया गया। उसके बाद हम देखें तो इसकी लंबाई 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस नहर की जो लंबाई है 165 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई हम देखें 165 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, 60 मीटर। 165 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें तो इसके जो उत्तरी छोर है, इसके उत्तरी द्वार पर तो पोर्ट सैयद, ठीक है,
और दक्षिणी द्वार पर स्वेज पत्तन का निर्माण किया गया है। पोर्ट सैयद, उत्तर में तो पोर्ट सैयद है और दक्षिण में स्वेज पत्तन का निर्माण इस नहर पर किया गया है। ठीक है, उत्तर में तो इसके ऊपर पोर्ट सैयद और दक्षिण में इसके ऊपर स्वेज पत्तन का निर्माण इस नहर के ऊपर किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहर की कुछ दलदली झीलें भी हैं, जैसे मंजाला, तिमसा, ठीक है, और बिटर। मंजाला, तिमसा और बिटर, ये 3 जो झीलें हैं, उन झीलें भी इस नहर के ऊपर बनी हुई है। मुख्य झीलें हैं, ये 3 प्रमुख झीलें हैं। कौन सी हैं? मंजाला, टिमसा और बिटर, ये 3 झीलों का निर्माण भी इस नहर के ऊपर किया गया है। तो ये हमारी इस स्वेज नहर के बारे में है कि ये जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली है। ये जो स्वेज नहर इसके द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाया गया है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद हम देखें तो इसका जो निर्माण है वो 1869 में इसका निर्माण किया गया था और ये मिस्र के द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसके ऊपर 2 मुख्य पतन बने हुए हैं। उत्तरी शोर पर इसके ऊपर जो पतन बना हुआ है वो है पोर्ट सैयद और दक्षिणी शोर पर इस पर जो पतन बना हुआ है वो है स्वेज पत्तन। ठीक है, इसके ऊपर 3 झीलें का निर्माण भी किया गया। इसमें 3 झीलें भी पाई जाती हैं, जिसमें मंजाला है, टिमसा और बिटर झील भी झील की इस नहर के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा है अपनी है स्वेज नहर। उसके बाद हम देखते हैं अगली हमारी जो नहर है वो है पनामा नहर। तो देखिए पनामा नहर के बारे में हम देखें तो ये जो पनामा नहर है वो 2 महासागरों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने वाली जो नहर है वो है कौन सी? पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर के द्वारा इन 2 महासागरों को आपस में जोड़ा गया है, पनामा नहर के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें हम देखें तो ये जो पनामा नहर है वो 1914 में इस नहर को बनाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया? 1914 में इसका निर्माण किया गया। अब देखिए इस नहर का जो अधिकार था वो किस देश के ऊपर था? यूएसए के ऊपर, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर इस नहर का अधिकार था। फिर 2000 में इसे स्वतंत्र कर दिया गया। सन 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस नहर को स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसमें 3 लोक बने हुए हैं। यह जो नहर है वह 3 लोकों से इस नहर में जाने वाले जो जहाज है वो 3 ब्लॉकों से होकर गुजरते हैं। इस नहर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्वेज नहर की तुलना में भी कम है। ठीक है, इस नहर का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है जो स्वेज नहर की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि स्वेज नहर का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात हमने बताना भूल गए कि देखिए जो भारत है और जो दक्षिण एशियाई जो देश है, भारत और इसके अलावा जो सभी दक्षिण एशियाई देश हैं, ठीक है, वो व्यापार करने के लिए पहले अपन जाते थे, उसमें पश्चिम यूरोप के देशों को जाते थे, तो इस तरीके से ऐसे पूरे अफ्रीका के चक्कर लगा के इस तरीके से यहाँ पे पहुँचते थे। ठीक है, ये पहले की बात है जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, और इसी नहर के द्वारा भी पहले जो भारत में जब अंग्रेज आए तो इसी मार्ग से होते हुए अंग्रेज आए भारत में, जो वास्को डी गामा है, कोलंबस है, सभी जो वो है खोज करता है वो सभी इसी मार्ग से होते हुए भारत आए थे, लेकिन उस टाइम स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। अब क्या होता है कि जब इसके द्वारा ऐसे पश्चिमी यूरोप जो दक्षिण एशिया जो देश हैं उन दक्षिण एशिया देशों के द्वारा जब पश्चिम यूरोप के देशों से साथ व्यापार किया जाता है तो इतना लंबा समय, इतना बड़ा समय लगता है और इतना बड़ा जो जलमार्ग तय करना पड़ता है, उससे बहुत नुकसान होता था। लेकिन जब स्वेज नहर के बनने के बाद क्या होता है कि जो दक्षिण एशिया जो देश है वो बस इतना सा ही मार्ग उन्हें तय करना पड़ा। ठीक है, मतलब इतना उनके लिए बहुत
छोटा राजमार्ग बन गया, इससे उनका अधिक इसलिए इसे जो नहर है, ये सुएज नहर है, उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको व्यापार करने के लिए बहुत कम समय लगा और खर्च भी इनका बहुत कम आया, क्योंकि इनको जो रास्ता वो भी बहुत कम तय करना पड़ा। इस वजह से इसका अंतर्राष्ट्रीय बहुत अधिक महत्व है। कौन सी नहर का? सुएज नहर का। ठीक है। और इसकी हम देख रहे हैं पनामा नहर। तो पनामा नहर का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है वो सुएज नहर की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है। फिर आगे हम देखें सुएज नहर की, इस पनामा नहर के बारे में। तो इस प्रकार सुएज नहर से अधिक लाभ ब्रिटेन को होता है, जैसे सुएज नहर को अधिक लाभ हो रहा है ब्रिटेन को। ठीक है। और उसी प्रकार से पनामा नहर को सर्वाधिक लाभ किसको होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका को। जिस प्रकार से सुएज नहर से सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन को हो रहा है, वैसे ही पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ है जो किसको हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है। तो ये हमारी हो गई पनामा नहर। ठीक है। पनामा नहर के बारे में हमने देखा कि ये जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। 1914 में इसका निर्माण किया गया था और यह पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में थी। फिर 2000 में जिसको स्वतंत्र कर दिया गया है। और सर्वाधिक जो लाभ है, सर्वाधिक जो लाभान्वित जो महाद्वीप है वो कौन सा है? इस पनामा नहर के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है वो इस नहर के द्वारा अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो हमने 4 आज के जो जलमार्ग पढ़ लिए हैं। पहला हमारा था उत्तर अटलांटिक जलमार्ग, उसके बाद हमने पढ़ा भूमध्य सागर और हिंद महासागर, उसके बाद हमने पढ़ा सुएज नहर और पनामा नहर। ये 4 हमारे जो मुख्य जलमार्ग हैं उसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है और कुछ हमारे जलमार्ग बच गए उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।